Doctor में. I am Ruchi Rajput, welcoming you all in the platform of Agri Doctor, and I am your tutor for the today, and I am going to teach you beet science. Firstly, I introduce myself. I am Ruchi Rajput, and I recently done my masters in agronomy from JNKV Jabalpur. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको किसी भी आपके सब्जेक्ट में उसका बेसिक्स क्लियर करना है, उसके फाउंडेशंस को बनाना है, तो उसका सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या पढ़ना है और आपके एग्जाम्स की नीड क्या है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बीड मैनेजमेंट, है ना. अगर हम बीड के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में हम बीड का इंट्रो जानेंगे, बीड के लॉसेस क्या होते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ बीड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बीड का क्लासिफिकेशन, उसकी बायोलॉजी, इकोलॉजी, बीड को हम कंप्लीट करेंगे. इसके साथ साथ अगर हम बीड पढ़ रहे हैं तो बीड हमारे लिए इतना इशू क्यों है, क्योंकि वो बीड जो होता है वो क्रॉप के साथ में कॉम्पिटिट करता है ना. और कंपटीशन एंड एलिलोपैथी में क्या डिफरेंसेस हैं, एलिलोपैथी कैसे हार्मफुल होती है और कैसे बेनिफिशियल होती है क्रॉप्स के लिए, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ बीड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट, है ना. इसके साथ साथ जो भी इसके अलावा जो भी बीड में रह जाएगा वो भी हम कवर करेंगे. फिर हम आएंगे हर्बिसाइड में. हर्बिसाइड में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ हर्बिसाइड एंड हर्बिसाइड कैसे डेवलप हुआ, हर्बिसाइड का यूज कहाँ कहाँ हुआ, है ना, कैसे स्टार्ट हुआ, classification of herbicide, formulation of herbicide, selectivity of herbicide, resistance of herbicide, herbicide persistence in the soil and plant, application method and equipment, weed production in cropping system, and special and propagated weed and their management in the crop and non-crop situation, है ना. weed management in the field crop जो कि हमारा सबसे बड़ा इशू है. अभी आपने जाना कि आपको क्या क्या सिलेबस कवर करना है, लेकिन अगर आप अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आपके पास में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो होने चाहिए. विदाउट आप रिसोर्सेज अपना सिलेबस कवर नहीं कर सकते, है ना. तो सबसे पहले आपको जो बुक पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड एज वेल SR रेड्डी, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोनों ही बेसिक्स बुक है. इसके साथ साथ इन बुक्स में आपको क्या करेक्शन करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका JRF का पैटर्न 2020 के पास से चेंज हो गया है ना, और आपका अनप्रेडिक्टेड एग्जाम आता है और स्पेशली कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आता है. ठीक है, तो आपको बीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन बाय TK दास पढ़नी है. इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा और कंसाइज वे में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करें, है ना, इसके साथ साथ आपको कम टाइम में भी कवर करना है, आपको बीट के आपके टॉपिक को कम टाइम देना है, तो आप एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन बाय मीना एंड सिहा को भी प्रेफर कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको इसमें करेक्शंस का ध्यान रखना है कि कौन से करेक्शंस है ना, और हम कहाँ से उन्हें करेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर भी ली, लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे, है ना, आप अपने आप को खुद एग्जामिन नहीं करेंगे, है ना, तो आप नहीं अपने एग्जाम में अच्छे से अपियर हो पाएंगे, आप अपनी वीकनेस को नहीं समझ पाएंगे. इसीलिए अगर आपको आपकी वीकनेस को समझना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, है ना. अब आपको ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स की बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, मैं उनको सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ आपको, है ना. आप जाइए, आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पर बताया गया है ना. लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अन इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करेक्शंस भी कम है और इसके साथ साथ इसमें असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी है ना. अब ये सब इतना सारा बुक को फॉलो करना बहुत ट्रीडियस हो जाता है, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में, है ना. इससे अच्छा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एग्री डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म पर आइए, JRF एग्रोनॉमी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाएगा, आपके वीकली, मंथली एंड मेगा टेस्ट भी होंगे यहाँ पर, और आपके डाउट सेशन भी लिए जाएंगे. अभी तक हमने बात करी सिलेबस की. सिलेबस के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेस हैं कि आपको आपका सिलेबस कवर करना है ना.
लेकिन अब वीड मैनेजमेंट या फिर वीड साइंस जो होता है वो टोटली डिफर करता है एग्रोनॉमी के अदर सब्जेक्ट से, है ना। जैसे स्टैट है, स्टैट को आप समझ सकते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी को आप समझ सकते हैं ना, उसमें ज्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है ना, आपको सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट समझने हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ना वीड साइंस के, तो आप वीड साइंस के सिलेबस को क्लियरली 40 एंड 60 में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे 40 एंड 60 में डिवाइड कर सकते हैं कि 40% तो आपके कॉन्सेप्ट है ना, जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन 60% इसमें आपको 40% वो कॉन्सेप्ट है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, लेकिन 60% इसमें एग्जाम्पल्स है ना। अगर आप देखें ना, आपको बीट साइंस में 9 to 10 क्वेश्चंस को अगर कवर करना है तो आप बिना एग्जाम्पल्स को याद किए हुए कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीट साइंस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, है ना। आपको एग्जाम्पल्स को याद रखना है, और एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गए और एग्जाम्पल्स को याद कर लिया, आपको एग्जाम्पल्स को एक दूसरे से कोरिलेट भी करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। ठीक है, हमने इतना सारा बीट साइंस बीट साइंस बीट साइंस कर लिया। अब कोई मुझे बताएगा कि बीट होते क्या है एक्चुअल में? एनीवन? हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या आप सभी को? यस मैम। हाँ, तो आप बताइए कि बीट होते क्या है, आप लोग क्या समझते हैं बीट के बारे में? क्या आपने कभी बीट को देखा है, या फिर कभी आपने बीट के बारे में पढ़ा है? जो 3rd ईयर के स्टूडेंट है और 4th ईयर के स्टूडेंट है ना, उनको तो आंसर्स देने हैं, 2nd ईयर वाली फिर भी ना दे तो चलेगा। अनवांटेड प्लांट। हाँ, अनवांटेड प्लांट, है ना। और कोई? मैम, जो प्लांट के साथ साथ है, जिसको मैं खेतों, वो प्लांट के साथ साथ ग्रो करता है। प्लांट के साथ साथ ग्रो करता है, मतलब प्लांट के साथ साथ चलता है। मैम, हाँ, सीड वह प्लांट है जो किसी भी फील्ड में अननेसेसरी और अनटाइमली उग जाता है। जैसे कि धान के खेत में अगर गेहूं उग गया तो भी बीड हो जाएगा मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर ना। यस मैम। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है क्या जैसे क्लियरली? गेहूं के साथ प्लेरिस माइनर का होना। हाँ, है ना। अब हम जैसे कि आपको ये पिक्चर्स दिख रही है क्या, सभी को विजुअल है पिक्चर? यस मैम। हाँ, जैसे कि आप सभी देखे, इसमें क्या है, रो में लगी हुई है आपकी मेज क्रॉप, है ना। रो में आपने सोन कर दिया है मेज क्रॉप को, है ना, लेकिन इसके बीच में आप देख सकते हैं इतने सारे बीट आ गए हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो फार्मर है, मान लो ये फार्मर का 1 हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है ना, और खरीफ सीजन है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेस। प्लेस क्या है हमारा? 1 हेक्टेयर का एरिया है, और टाइम क्या है हमारा? खरीफ सीजन है, ठीक है ना। प्लांट जो फार्मर है वो ग्रो करना चाह रहा था किसको? मेज को, है ना। फार्मर चाह रहा था कि वो क्या करे, मेज को ग्रो करे, लेकिन वहां पर क्या होता है, कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, है ना, जो कि फार्मर्स कभी नहीं चाहता था कि उसके फील्ड में आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि अगर वो आएंगे तो बहुत ज्यादा हार्म करेंगे उसकी क्रॉप को, है ना। वो सिर्फ वहां पर लेना चाह रहा था मेज, लेकिन अगर मेज के अलावा उस फील्ड में उस टाइम पर कोई अदर प्लांट आ जाए, है ना, मेज को छोड़ के, वो क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है, बीट्स आर अ प्लांट growing in place and at a time when the farmer wanted some other plant to grow in that place। ठीक है, कि उस प्लेस उस टाइम पर फार्मर्स कोई और क्रॉप लेना चाह रहा था, है ना, लेकिन वहां पर अगर दूसरा कोई प्लांट आ जाए तो उसे हम बीट बोलते हैं। अगर जो बीट है ना, अगर जो प्लांट है ना, वो दूसरे प्लांट को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस प्लांट को ग्रो करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके ग्रोथ में इंटरफेयर करता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल बताइए आप लोग, है ना, कि मान लो आपकी ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, यहाँ पे आपकी क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, यहां पर मान लो बीड आ गए, ये आपका रिज बना हुआ है ना,
जिन्हें हिंदी में मेड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लो कोई और प्लांट लगा हुआ है ना, तो क्या हम इसे बीट कहेंगे एज अ फार्मर पर्सपेक्टिव या नहीं कहेंगे? आंसर एनीवन? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। अगर आपके रिज में बीड लगा हुआ है ना, तो इसे हम फार्मर्स के लिए बीड नहीं कहेंगे। रीजन इज दैट कि जब तक फार्मर का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप है, उसके क्रॉप के ग्रोथ पर अगर वो प्लांट इंटरफेयर नहीं करता है ना, तो उसे हम बीड नहीं कहेंगे। ठीक है। अब बीड वर्ड आया कहां से? वैसे तो बीट बहुत सारे वर्ड से आया है, जैसे जर्मन है ना, बंगेलियन, डच, है ना। लेकिन हम उस बीट वर्ड की बात करेंगे जिस बीट वर्ड को हम यूज करते हैं, है ना। तो जो आपका बीट का वर्ड है ना, एक वर्ड आया था बीट और दूसरा आया था वीट, लेकिन हमने किसको प्रेफर किया? बीट को प्रेफर किया, है ना। और ये जो वर्ड है वो डच वर्ड से आया हुआ है ना। जोथ्रो टुल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। कब लिखी थी? 1731 में। और उसी बुक में उनने सबसे पहले किसका? बीट वर्ड का यूज किया था। तो अगर आपसे आपके जीआरएफ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे पहले बीट वर्ड का यूज किसने किया था, तो किसने किया था? जोथ्रो टुल ने किया था। कब किया था? 1731 में। किसने किया था? उनने एक बुक लिखी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किससे रिलेटेड बुक है? टिलेज से रिलेटेड बुक है ना। क्योंकि उस टाइम पर पहले अभी के जैसे ट्रैक्टर्स नहीं होते थे, है ना, तो वो क्या करते थे? घोड़ों के साथ में होइंग करते थे, है ना। इसलिए उसे हॉर्स होइंग हस्बेंड्री कहा गया था। ठीक है। इसीलिए जोथ्रो टुल ने जब फर्स्ट टाइम बीट वर्ड को यूज किया था, इसीलिए जोथ्रो टुल को फादर ऑफ बीट साइंस भी कहा जाता है। हाँ, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जोथ्रो टुल को और किसका फादर कहा जाता है? जल्दी जल्दी जीरो टिलेज का, टिलेज फादर का, ऑफ ठीक है। जीरो टिलेज। अब एक बात बताइए, आपको इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक ना। मान लीजिए कि एक क्रॉप लगी हुई है, ठीक है, और इसमें हमने वैरायटी लगाई है सोनारा 64, ठीक है। यहाँ पर इस वाली फील्ड में मानो ये 1 हेक्टेयर एरिया है ना। इस फील्ड में जिसमें हमने सोनारा 64 लगाई हुई है, उसमें कल्याण सोना के कुछ प्लांट आ जाएं और सोनालिका के कुछ प्लांट आ जाएं, है ना। ठीक है सभी बीट। तो क्या हम उसे क्रॉप कहेंगे या हम उन्हें बीट कहेंगे? अब आपको बताना है। बीट कहेंगे। आंसर? हेलो, किसी ने बोला था, सही बोला था, बोलो बोलो। मैम प्लीज रिपीट अगेन क्वेश्चन। देखिए, हाँ, और जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम नॉट योर ट्यूटर हियर, आई एम जस्ट योर सीनियर, है ना। और ज्यादा एजुकेशन में डिफरेंस नहीं है हमारे। हम यहाँ पर पढ़ने नहीं, हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हुए हैं ना। तो हमको डिस्कस करना है। हेलो, हाँ। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1 हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है ना। ठीक है, एक फार्मर है जिसके पास में 1 हेक्टेयर एरिया है, उसने यहाँ पर सोनारा 64 वेराइटी लगाई हुई है बीट की। ठीक है, इतना क्लियर? अब क्या होता है कि इसमें कुछ प्लांट, हाँ, इसमें कुछ प्लांट जो हैं वो कल्याण सोना के आ जाते हैं, है ना। और कुछ प्लांट जो होते हैं सोनालिका के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कल्याण सोना के कुछ प्लांट आए हुए हैं और सोनालिका के जो प्लांट आए हुए हैं, है ना, उन्हें हम क्रॉप ही कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर के एरिया में, या फिर उन्हें हम बीट कंसीडर करेंगे, ये आपको बताना है। वैसे तो मैम ये मिक्सिंग वैरायटी हो जाएगी। क्रॉप तो कंसीडर नहीं करेंगे ना मैम, ये तो ऑफ टाइप प्लांट हो जाएगा अगर वैरायटी डिफरेंट होगी। हाँ, वेरी गुड। ऑफ टाइप प्लांट हो जाएगा ना। हाँ, इसे हम ऑफ टाइप प्लांट, हाँ, ये मिक्सिंग हो जाएगा। हेलो, इसे हम ऑफ टाइप प्लांट बोलेंगे या फिर, हाँ,
ऑफ टाइप प्लांट भी बोल आपकी सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ 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 मैं हाँ कहता हूँ हाँ ऑफ हाँ टाइप आ रही प्लांट है। भी बोल सकते हैं, फिर डिफरेंट कल्टीवर होती है तो ऑफ टाइप प्लांट बोलते हैं ना उसे, डिफरेंट प्लांट को, या हाँ फिर हाँ, उसे हम ऑफ टाइप प्लांट बोलेंगे, या फिर इसे हम रोग भी बोलते, रोग्यू जो टाइप होता है ना वीट का, वो भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, ROGUE, रोग टाइप प्लांट। ठीक है। हाँ, अब आपको हेलो एक मैम, और स्किल नेक्स्ट मैम। में हाँ मैम अगर हाँ यहाँ पे तो बीट दोनों राइस का ही प्लांट है और बस वैरायटी चेंज हुआ है मैम। तो ये जो हाँ, रॉक सिर्फ प्लांट राइट, रॉक हाँ की बात कर रहे हैं, तो मैम तो यहाँ तो हमको ग्रेन प्रोडक्शन करना है, सीड प्रोडक्शन करना नहीं है मैम फार्मर को। तो यहाँ पे हाँ तो हाँ इसको भी प्लांट हाँ। मांग लेंगे, क्रॉप मांग लेंगे ना। नहीं, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो फार्मर था है ना, अगर उसने सोनारा 64 को ग्रो किया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था सोनारा 64 वैरायटी को करना, है ना। आप ये हम्म। पढ़ेंगे, रोग टाइप प्लांट की डेफिनेशन होती है कि जब वैरायटी जो होती है ना, उसमें आके अगर अदर वैरायटी मिक्स्ड हो जाती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोग टाइप प्लांट या फिर ऑफ टाइप प्लांट बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। आपको हमेशा याद रखना है जो फार्मर्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट पे हम बात करते हैं। ठीक है। आपको अब एक और सिचुएशन में बताती हूँ ना। मान लीजिए आपका ये पर्टिकुलर 5 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है ना, जिसमें कोई प्लांट था, जिसमें कोई फार्मर था, वो मेज को ग्रो कर रहा था। ठीक है ना, मेज को ग्रो कर रहा था, और इसमें कुछ ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम के प्लांट डाले होते हैं उसकी फील्ड में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्रॉप ही बोल देंगे क्या, या फिर उसे बीट बोल देंगे? अब आपको बताना है। बीट बोले मैम। एनीवन, कौन सा बीट बोलेंगे? मैम जो लेंटिल प्लांट है उसको। रिलेटिव बीट है ना, रिलेटिव बीट। रिलेटिव बीट क्या होता है? रिलेटिव मतलब कि उस चीज से रिलेट करके हमें बताना है ना। चीज ना। जो ब्लैक ग्राम है, जो ब्लैक ग्राम है, जो रेड ग्राम है ना, जब वो अपनी फील्ड में ग्रो हो रहे थे तो वो क्रॉप थे, है ना। लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, एक उस फील्ड में आ गए हैं जिस फील्ड में हम मेज को ग्रो करना चाहते थे। ठीक है ना। तो उनकी जो रिलेटिव प्रेजेंस होती है ना, उसकी वजह से वो बीड बन जाते हैं। हमेशा जब भी बीड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होना, हमेशा एक बात को याद रखना कि करना है कि वो जो फार्मर्स था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब हमने बात कर ली इतना बीड 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 बीड। आप सोचो, वाई आवर कंसर्न अबाउट बीड? हम क्यों इतना बीड बीड कर रहे हैं? ठीक है ना, जैसे अदर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं वैसे बीड को भी होने देते हैं। हमें क्यों इतना बीड 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 पड़ता है कि हमने एक अलग से टॉपिक ही बना दिया बीड साइंस, इतने सारे इंस्टीट्यूट बना दिए बीड के लिए? क्यों? ये आपको बताना है सबसे पहले। मैम क्रॉप का हो जाना, क्रॉप बीट से ही होता है ना मैम। जो न्यूट्रिशन क्रॉप के लिए रहेगा वो बीट कंपटीशन करेगा उसके साथ, तो फिर क्रॉप में जो प्रोडक्शन मिला दी वो नहीं मिलेगा। एक तो ये रीजन हो गया। आप सही। क्रॉप के साथ कंपटीशन कर क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं मेजर उनके ग्रोथ। हाँ, मैम मेजर रीजन यही है बीट कि वो क्रॉप के रिसोर्सेस। साथ हाँ मैम लाइट, स्पेस, न्यूट्रिशन इस सब के लिए कंपटीशन के काम करेगा। और इसके अलावा मैम बीट कई सारे इंसेक्ट और डिजीज का घर भी है, जिससे कि वहाँ पे जाके डिजीज फैलने का डर रहता है ज्यादा। हाँ, आप सब सही कह रहे हैं ना। अब हम देख लेते हैं जो ICAR-DRR है ना, उसकी कुछ रिपोर्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं ना। तो बीड हमारे लिए इतना कंसर्न क्यों है ना। अभी तो हमने एक बहुत नॉर्मल तरीके से बता दिया कि ये रिसोर्सेज के साथ में कॉम्पिटिट कर लेगा, ये स्पेस के साथ में कॉम्पिटिट कर लेगा। ठीक है ना। ये बहुत सारे जो हर्बीवोर होते हैं, ठीक है ना, उनको एक होम प्रोवाइड कर देगा, सेट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये कितना लॉस कर रहा है किस लेवल पे, है ना। अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ लिया ना कि ये इनपुट इफिशियंसी जो होता है उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है।
अभी हमने ये भी पढ़ लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट था फार्मर का, उसको भी इंटरफेयर कर रहा था, है ना, जिससे क्या होगा कि जो फार्मर की हार्वेस्ट प्रोड्यूस रहेगा, है ना, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कितना, ये आपको याद रखना है, कितना, 10 to 30%, है ना, 10 जी to मैम। 30%। अगर फार्मर ने अपनी बीड को 1/3 जो उसका टाइम पीरियड होता है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, उसमें बीट को मैनेज नहीं किया, है ना, क्योंकि जो कंपटीशन पीरियड होता है ना वीट का, वो 1/3 ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप होता है, ठीक है ना। उस टाइम पर अगर मैनेज नहीं किया तो 10 to 30% तक लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन को सुनने में लग रहा है ठीक है यार 10 to 30% ही तो है, फिर इस पे भी इतना एम्फेसाइज क्यों करना है? इसीलिए एम्फेसाइज करना है कि अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आप 10 मेजर क्रॉप्स भी ले लोगे ना सिर्फ अपनी कंट्री की, है ना, तो भी अपन को डॉलर में 11 बिलियन पर एनम का लॉस हो रहा है। अब आप लोग समझ सकते हो 11 बिलियन पर एनम, वो भी डॉलर में, कितना हो गया, कितना अपनी कंट्री लॉस में जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बीड, है ना। अब हम बात करेंगे लॉस के बारे में, है ना। हाँ, यहाँ पर ये जो डाटा मैं बता रही हूँ ना, जो भी DWR की वो प्रेफर कर रहे होंगे वहां पर जाकर करेक्ट कर लेंगे, है ना, और इस डाटा को रखेंगे क्योंकि ये डाटा मैंने 2021 की एनुअल रिपोर्ट जो DWR की है उससे लिया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं, वीट करते हैं 33%, उसके बाद में पैथोजन करते हैं 26%, इंसेक्ट करते हैं 20%, स्टोरेज पेस्ट करते हैं 7%, रोटेंट करते हैं 6% और अदर करते हैं 8%, है ना। ये आपको याद रखना है, ये इंडिया का है, ठीक है ना। अगर हमने इफिशिएंट बीड मैनेजमेंट किया तो इससे क्या होगा कि फार्मर जो प्रोडक्टिविटी है ना, किसी भी लैंड की वो बढ़ेगी, इसके साथ साथ फार्मर्स की इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी आप लोग को याद हो गया क्या जो मैंने ये बताया कि आपको कितना कितना परसेंट लॉस हो रहा है? नहीं ना, अभी हो जाएगा। Yes, ma'am. मैं आपको ट्रिक बताऊं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि अगर हम बीड मैनेजमेंट करने जाते हैं अपने इंडिया में, है ना, तो आज भी आपको जान के बहुत शौक होगा कि आज भी हम बहुत ज्यादा हर्बिसाइड का यूज नहीं करते हैं इंडिया में। हम आज भी मैनुअल और मैकेनिकल मेथड का यूज करते हैं, और इन्हीं मैनुअल और मैकेनिकल मेथड का यूज करने की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसका 20 to 25% बीड मैनेजमेंट अकाउंट करता है ना, जस्ट बिकॉज कि हम हर्बिसाइड का यूज आज भी उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं जितने अच्छे से अदर कंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ग्लोबली बात करें ना, तो पेस्टिसाइड में हर्बिसाइड, फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, है ना, इन तीनों का अगर हम कॉम्बो करेंगे इसे हम क्या बोल देते हैं, पेस्टिसाइड। हाँ, मैम स्लाइड नहीं दिख रहा है। सबको विजुअल नहीं हो रहा क्या? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। हेलो, दिख रहा मैम, दिखाई पड़ रहा है कोई हुआ है। आप एक बार फिर से प्लीज लीव करके ज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक आपके फोन में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि जो पेस्टिसाइड होते हैं उसमें हर्बिसाइड, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं पेस्टिसाइड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं ना, तो इन तीनों में से सिर्फ 50% ही हमारा हर्बिसाइड अकाउंट कर देता है ना, जो यूज हो रहे हैं ना पेस्टिसाइड, उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन होता है हर्बिसाइड का। लेकिन वहीं अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, है ना, तो जो पूरे जितने भी पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं उसमें सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करता है हर्बिसाइड, है ना। देख सकते हैं आप कि ग्लोबली क्या है 50%, हमारे इंडिया में क्या है 18%, है ना। लेकिन एक और अच्छी न्यूज है कि हर्बिसाइड का, वैसे अच्छी न्यूज तो नहीं है क्योंकि हर्बिसाइड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट करता है, लेकिन अब इंडिया में हर्बिसाइड का यूज बढ़ते जा रहा है ना। और फंजीसाइड जो होते हैं वो 33.4% अकाउंट करते हैं, है ना। और इंसेक्टिसाइड हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा अकाउंट करते हैं 40%। ये बात आप सभी को याद रखनी है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो यूज हो रहा है पेस्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड, देन फंजीसाइड और देन हर्बिसाइड, है ना। लेकिन ग्लोबली अगर हम देखेंगे इसका रिवर्स ट्रू है,
है ना। पहले हर्बिसाइड, फिर फंजीसाइड एंड देन इंसेक्टिसाइड। ठीक है, आप सभी को जो भी मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो स्लाइड में नहीं है प्लीज नोट डाउन करते जाइए, है ना, अदरवाइज आप जाके फिर से यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, है ना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके लिए अराइज होता है कि आपने सुना होगा कि हम उतना एम्फेसाइज नहीं करते कि हम कितना कम यूज कर रहे हैं हर्बिसाइड का, फिर भी हम हमेशा हर्बिसाइड 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 बोलते रहते हैं और बीट बीट चिल्लाते रहते हैं, हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड में फोकस नहीं करते। सुना होगा क्या घर पे भी? क्या मैं चलो, मैं ये बोल रही हूँ आप सभी से कि हम बीड वीड इतना यूज करते हैं, है ना, मतलब बीड हमारे लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि उसने 33% क्रॉप का लॉस किया जी यूएस डॉलर में, 11 बिलियन का लॉस किया, है ना। 20 to 25% टोटल कॉस्ट जो थी कल्टीवेशन की उसको अकाउंट किया, है ना। फिर भी हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम हर्बिसाइड पे एम्फेसाइज नहीं करते हैं अपना, है ना, ये मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, अब ये डाटा याद करने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको ये डाटा याद, अच्छा चलो, किसको ये डाटा याद हो गया क्या सबको कि बीट कितने परसेंट करता है, डिसीज कितने परसेंट, इंसेक्ट कितने परसेंट करता है, याद हुआ क्या आप सभी को? हाँ या ना तो बता दीजिए। अच्छा, मतलब आप लोग को याद हो गया, मैं ट्रिक नहीं बताती हूँ आप लोग को कि बताओ बताओ आप लोग। इंसेक्ट मैम 20% वो हानि पहुंचाता है फसलों को। ठीक है, मैम ठीक बताइए मैम। हाँ ट्रिक बताते हूँ मैं तुम्हें। देखो, बातें क्यों करें हम हमेशा इंसेक्ट एंड डिसीज की जब लॉस करता है बीड अपने खेत की, 33% ईड लॉस बीड ने कर दिया, डिसीज एंड इंसेक्ट ने भी 26-20 कर दिया, बाकी जो बचा था पेस्ट ने कर दिया। बताओ अब किसान के पास रह ही क्या गया? ठीक है, समझ आया कुछ? नहीं। हाँ या ना तो बोलो। मैम रिपीट कीजिए। नहीं देखो, बातें क्यों करें हम हमेशा इंसेक्ट एंड डिसीज की जब लॉस करता है बीड, आवाज नहीं आ रही। लॉस बीड ने कर दिया। ब्रेक क्या योर वॉइस, ब्रेक योर वॉइस, ब्रेक योर वॉइस। सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ। यस मैम। यस मैम। रिपीट रिपीट मैम, रिपीट करिए। हाँ यस फिर से मैं मैम। रिपीट करती हूँ, आई जस्ट होप सो कि अब ना हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेनी सीजन है ना। हाँ यस रिपीट, मैम, इधर भी हो रहा है। हाँ रिपीट करती हूँ मैं, ठीक है। बातें क्यों करें हम हमेशा इंसेक्ट एंड डिसीज की जब लॉस करता है बीड अपने खेत की, 33% ईड लॉस बीड ने कर दिया, डिसीज एंड इंसेक्ट ने भी 26-20 कर दिया, बाकी जो बचा था पेस्ट ने कर दिया। बताओ अब किसान के पास रह ही क्या गया, रह ही क्या गया? ठीक है, हेलो, यस मैम। हाँ ठीक है, ये आपको ऐसे ही एक, आप कुछ भी बना के याद करिए, लेकिन आपको बीट साइंस याद करना है, उसके जो डेटा है उनको याद करना है, उसके बिना आप पास नहीं हो सकते जेआरएफ में, बीट साइंस में, है ना। बाकी में तो हो जाओगे, आप लोग टैलेंटेड बच्चे हो, ठीक है। एक अब बार यहाँ रिपीट पर करो ना। क्या, जिसको भी समझ में नहीं आया है उसको मैं ग्रुप पर लिख के दे दूंगी, है ना, या फिर रिकॉर्ड करके भेज दूंगी यस अगर मैम। वॉइस ब्रेक हो रहा होगा तो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग सुनते रहिए, याद करते रहिए, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी आपको याद करने के लिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर मैम देखना, ठीक है, वर्ल्ड के डाटा में और इंडिया के डाटा में, ठीक ना, बीट लॉस कर रहा है 45%, है ना, हमारे इंडिया में कर रहा है 33%, ठीक है ना। डिसीज कर रहा है पूरे वर्ल्ड में 20%, इंडिया में कर रहा है 26%। इंसेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में 30% लॉस, और इंडिया में इंसेक्ट करता है 20% लॉस, है ना। वर्ल्ड में जो अदर पेस्ट होते हैं सिर्फ 5% लॉस करते हैं, और हमारे यहाँ पर 21% लॉस करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो बीट कर रहा है 45% लॉस, जबकि हमारे इंडिया में कर रहा है 33% लॉस। ऐसा क्यों है? यानी
वन, गिव मी अ रीजन। क्या कोई भी मैम? जिसको थोड़ा बहुत भी पता हो वो दे दे। देखो, अभी आप सबने यहाँ पर देखा ना कि जो बीड है वो पूरे वर्ल्ड में 45% लॉस कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और जो बीड है वो इंडिया में सिर्फ 33% लॉस कर रहा है। ऐसा क्यों है कि जो बीड के द्वारा लॉस हो रहा है वो इंडिया में कम है एज कंपेयर टू पूरे वर्ल्ड के? मैम, एक रीजन हो सकता है कि इंडिया में हैंड मैम ब्रीडिंग क्लाइमेट की वजह से। नहीं करते हैं, तो ये भी हो सकता है। और कोई? और दूसरा मैम, फार्मर है ना, जो स्मॉल फार्मर है, इस वजह से और हो सकता है कि बीट कंट्रोल कर लेते हैं। और कोई? हैंड ब्रीडिंग करके। चलो मैं बताती हूँ आप सभी को ऐसा क्यों है। मैम क्लाइमेट की वजह से। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, अब मैं बताऊं, सुनो, सभी अपने माइक को टर्न ऑफ कर लो, मैं बताती हूँ, ठीक है। आपने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस नाम सुना है क्या? यस हाँ, यस मैम। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस नाम आप सभी ने सुना होगा। तो हमारे जी मैम। इंडिया में टोटल जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बीट बायोटाइप हैं वो सिर्फ 3 है ना। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए में 122 बीट बायोटाइप है जो कि हर्बिसाइड के प्रति रेजिस्टेंस है, जबकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे 51 है। अब आप चलो ठीक है, हर्बिसाइड का यूज कर भी लोगे, है ना, पूरे अगर हम ग्लोबली देखें ना तो ग्लोबली में तो हम हर कंट्री को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर हर कंट्री का इंक्लूड करके फिर वहां का हमने एवरेज निकाला है, ठीक ना। अब आप यूएसए में हर्बिसाइड के थ्रू चले जाओ करने के लिए बीट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए वहां पर बीट से लॉस ज्यादा होता है। इसीलिए अगर हम पूरे वर्ल्ड का एवरेज निकालते हैं तो वो ज्यादा आ जाता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी मैम। अब जो टोटल वीट स्पीसीज है एग्रीकल्चर में, है ना, वो कितनी है? 8000 है, जिसमें से हमारे फार्मर्स या हमारे क्रॉप के लिए जो प्रोबेबलिटी है वो 250 है। ठीक है, अब हमने बीट पढ़ लिया, है ना, बीट के लॉसेस भी पढ़ लिए, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि भैया ये बीट तो आया कहाँ से, है ना। कहीं तो एक इसका पॉइंट होगा कि ये आया वहां से, है ना। तो कोई बताएगा कि कैसे आया बीट? चलो ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कैसे। कोई बता रहा है क्या? मैम जैसे सीड अगर बाहर से लाते हैं तो सीड के साथ भी आ जाता है। नहीं, आपको ये बताना है सबसे पहले, है ना, कि ओरिजिनेटेड, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से, कहीं तो होगा, कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये बीट आया, है ना। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मैम जब लेके आ गए। क्या? जब कटिया क्यों मैम भारत में लाया गया था ना, तब आया था ये वीड उसमें, मतलब। सुनो मैं बताती हूँ तुम सबको, है ना। आपको ये पता है ना कि 10,000 ईयर अगो, है ना, जो वहां पे ह्यूमन बीइंग थे, है ना, उनने क्या किया था, क्रॉप को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। वो वजह से क्रॉप को कल्टीवेट करना उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तभी वहां पर भी बीड भी प्रेजेंट थे, ठीक है ना, बीड भी प्रेजेंट थे। लेकिन अब एक बात बताओ कि वहां पे जब वो क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे थे वहां पे बीट भी तो प्रेजेंट थे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपना एम्फेसाइसिस क्यों बीट की साइड नहीं दिया, वो सिर्फ क्रॉप को ही क्यों कल्टीवेट करते रहे? उसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब आप पहली बार रिलेशनशिप में जाते हो ना तो आप सभी को बेनिफिट दिखते हैं, है ना। लेकिन जब लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में बढ़ जाते हैं ना तब पता चलता है यार भाई इसका तो लॉस भी था, गलत पंगा ले लिया, है ना। वही हाल सेम थे। बढ़िया मजे से जो हमारे ह्यूमन बीइंग थे वो क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे थे, करते 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 बीट देखो, जैसे अगर क्रॉप का एक सीड या फिर मान लो 10 सीड, है ना, उन्होंने एक प्लांट से जनरेट किया, ठीक है। लेकिन वही बीट से उन्होंने 1 लाख से ऊपर भी सीड को जनरेट कर दिया, एक प्लांट से, है ना, प्रोड्यूस कर दिया। एक बीट प्लांट ने 1 लाख से भी ज्यादा है उसके अंदर कैपेसिटी कि वो सीड को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन हमारी क्रॉप मैक्सिमम कितना करेगी? चलो 100 मान लो,
एवरेज। अब आप देखो कहाँ ये कॉम्पिटिट कर पाएगा इससे, है ना। तो उसी टाइम से हमारा जो था ना एग्रीकल्चर या हमारा जो लैंड था, है ना, वहां पे भी प्रेजेंट थे, लेकिन हमारा एम्फेसाइज तब तक नहीं गया जब तक कि वो हमें लॉस नहीं करने लगे, है ना। देखो, man first started domesticating plant and animal around 10,000 years ago. Weed have probably been present since that time. ठीक है? Therefore, it is likely that man is responsible for the evolution of weed as he is for the evolution of the crop. ठीक है? जैसे वो crop के evolution के लिए responsible है, वैसे ही वो weed के evolution के लिए भी responsible है। ठीक है? सबसे पहले यहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ, इसके बाद हम कुछ और फैक्टर की बात करते हैं। ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद हम कुछ और फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन डिस्टर्बेंस, है ना। ह्यूमन डिस्टर्बेंस कैसे कि उन्होंने फील्ड को और कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, है ना, और उसे फर्टाइल बनाना स्टार्ट किया, और इरिगेशन करना स्टार्ट किया, है ना। जहाँ पे कोई टिलेज प्रैक्टिसेस नहीं भी हो रही थी वहां पे भी टिलेज प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट किया, तो बीट को एक फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलने लग गई। जब मिलने लग गई तो वो बढ़ने लग गए, ठीक है, पहला रीजन ये। हाँ, अब एक और बात हमेशा याद रखना कि बीट साइंस में अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती है ना, अगर आपको टर्मिनोलॉजी आ गई ना बीट साइंस में, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। बीट साइंस में टर्मिनोलॉजी और डेटा दो का बहुत बड़ा रोल है, हमेशा याद रखना। अब आप सभी ने किसी ने इंडोजूसरी वर्ड सुना हुआ है क्या? कौन सा? इंडोजोचोरी? नहीं। इंगोडिचोरी नहीं। ठीक है, बताओ ना क्या है। देखो मैं बताती हूँ क्या होता है कि जैसे एनिमल्स होते हैं ना, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो चाहे वो बिल्ड एनिमल हो, ठीक है ना, जब वो ग्रेजिंग करते हैं, है ना, ग्रेजिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, मान लो वो हरा चारा खा रहे हैं, तो आप श्योर हो कि वो हरे चारे में सीड नहीं होंगे? होंगे, है ना। Yes. बीट के भी सीड होंगे उसमें, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, उस बीट सीड को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, थ्रू ग्रेजिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो एक्सक्रीट करते हैं या फिर सेम प्लेस पे जहां पे उन्होंने खाया है या फिर उस प्लेस से कहीं दूर जाके, है ना, जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो उनके इंडाइजेशन से, है ना, क्या होता है कि बीट के सीड निकलते हैं और वो वहां पर रह जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को इंडोजोचरी बोलते हैं, ठीक है। समझ आया आप सभी को? यस मैम, आ गया। और इससे एक और चीज याद रखना कि कई बार क्या होता है ना कि हमारे बीट जो होते हैं वो डोरमेंट कंडीशन में होते हैं। जब एनिमल उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं तो उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वहां पर होता है एसिड, जिसकी वजह से वो जो डोरमेंट सीड होते हैं वो अनडोरमेंट कंडीशन में आ जाते हैं, उनका डोरमेंसी ब्रेक हो जाता है ना, और उसके बाद वो आसानी से, ये बात आपको याद रखनी है। इकोटाइप क्या होता है? इकोटाइप कोई बताएगा? चलो मत बताओ, हम ही बताएंगे तुमको। चलो नहीं पढ़ना है, स्टोरी सुनेंगे आज हम, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में। आपके घर में मान लो कि दादी है, दादाजी है ना, दादी है, दादाजी है, मम्मी है, पापा है, आप हो और आपका भाई या बहन है ना, ठीक है। जब आप लोग एक साथ, है ना, किसी बिल्डिंग में रहते हो तो इसे हम बोलते हैं होम या घर, अपना शुद्ध हिंदी घर, ठीक है। आप लोग इसे बोलते हैं होम या घर, ठीक है, सही है ना। और इस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं मेंबर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंबर। अब अगर आपके घर में एक भाई एक बहन है, मम्मी पापा है, आपकी फैमिली है सफिशिएंट, है ना, आप बढ़िया खुशहाल अपनी जिंदगी जी रहे हो, कुछ नहीं चाहिए, बच्चा भी एग्रीकल्चर में आ ही गया है, एग्रोनॉमी से जा रहा है, वो क्लियर ही कर लेगा, माँ बाप को पूरा भरोसा है, ठीक है, और आप लोग कर भी लोगे, हमें भी अब आप पे भरोसा है।
लेकिन अगर आप सपोज करो, आप देखिए क्या बधाई हो मूवी आपने देखी जरूर होगी, लेकिन अभी लेकिन आप में से कभी कोई नहीं चाहता कि बधाई हो मूवी आपके घर में कभी रिपीट हो। चाहता है क्या कोई? नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं चाहता। कोई चाहेगा भी नहीं। सपोज करो, है ना, आपकी नहीं किसी अदर पर्सन की मम्मी, आपकी एज का कोई बंदा है ना, या बंदी है, उस एज में उसकी मम्मी डिटेक्ट होती है कि वो 4 मंथ बेबी से प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब है हमारे इंडिया के इतने रूल और रेगुलेशन खड़े हो गए हैं कि 4 मंथ के बाद में कुछ नहीं हो सकता। आपके घर में आपके जो 6 मेंबर की फैमिली थी ना, इस फैमिली में कोई ना कोई स्टूडेंट आना तय था, सॉरी कोई ना कोई न्यू मेंबर ऐड होना अब तय हो चुका था। सही है कि नहीं? हेलो जी मैम। हाँ, आपकी फैमिली में अब क्या हो चुका था, जब आपकी मम्मा प्रेग्नेंट है तो आपकी फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड होना अब हो गया था जरूरी। तो यहाँ से क्या आ जाता है, आपका न्यू मेंबर आ जाता है। ठीक है, अब जब आपके घर में न्यू मेंबर आ गया और आप घर पर रह रहे थे, अब आपको आपकी मम्मी को केयर करनी है आपके न्यू मेंबर की, है ना। आपकी मम्मी आपको यहाँ से निकाल के भेज देती है हॉस्टल। ठीक है, अब हॉस्टल जब आप आते हो ना, तो जो भी हॉस्टलर है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, और मैं भी हॉस्टलर हूँ तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब मैं पहली बार आई ना, तो आंटी ने दिया मुझे बहुत अच्छा खाना। उसके बाद ऐसा खाना देती है कि सच में अभी मुझसे कोई पूछ लेना कि अलग अलग सब्जी में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेरे साथ की कुछ लड़कियां थी, है ना, वो चली गई छोड़ के, और कुछ हम लोग थे जो हम लोग कर गए सर्वाइवल, इस कंडीशन में सर्वाइव, है ना। आंटी ने क्या किया कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज किया, हम पे एक ट्रीटमेंट किया कि उनने हॉस्टल के खाने को कर दिया चेंज, कर दिया बर्बाद। अब अगर आंटी ने सुन लिया मेरी हॉस्टल वाली, और किसी लड़की ने जाके बता दिया, तो मैं हो जाऊंगी हॉस्टल से बाहर, वो भी आप लोग की वजह से, है ना। चलो जब होंगी, अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, जब आंटी ने किया ट्रीटमेंट, है ना, और जिन बच्चे हॉस्टल की कंडीशन में सर्वाइव कर गए, है ना, वो हॉस्टल में रह जाएंगे, और जो सर्वाइव नहीं करेंगे वो रो धो के चले जाएंगे अपने घर में। ठीक है, तो देखो, जो आपका ये घर था ना, जिसमें ये 6 मेंबर्स रह रहे थे, इसे हम बोलते हैं बीडीनेस, है ना। ठीक है, क्यों बीडीनेस क्यों बोलेंगे, कि जहां पर बहुत सारे बीड रहते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बीडीनेस, है ना। बीडीनेस इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ अबंडेंस ऑफ बीड्स। समझ में आया? जी मैम। हेलो, हाँ मैम, आ रहा है। हाँ ठीक है ना। जो ये मेंबर्स थे ना, जो इस घर के अंदर रह रहे थे, उन्हें हम बोलते हैं सीड रिजर्व, सीड बैंक या सीड पूल, है ना। और जो ये न्यू मेहमान ना इस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन या एग्जिस्टिंग मेंबर में ऐड हुआ है, उसे हम बोलते हैं सीड रैंक। ठीक है ना। जब आंटी ने हॉस्टल के खाने में किया ट्रीटमेंट, मतलब जब हमने किया फील्ड में हर्बिसाइड अप्लाइड, तो जो स्टूडेंट वहां पर टिक गए, है ना, इतने स्टूडेंट वहां पर टिक गए और इतने स्टूडेंट वहां से चले गए, इनके प्रपोर्शन को हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रेशर। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। हाँ, देखो अब हम पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशन। सीड रिजर्वायर, सीड बैंक या सीड पूल क्या होता है? द एग्जिस्टिंग बाइबल सीड पॉपुलेशन, एग्जिस्टिंग बाइबल सीड पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बीड्स प्लांट इन अ गिवन सॉइल, है ना। मतलब आपके जो घर था ना, उसमें जो मेंबर थे एग्जिस्टिंग, है ना, मेंबर थे, और बाइबल भी थे, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपने परदादा जो लेट हो गए होंगे जिसके भी, उनको भी आप इंक्लूड कर लो, नहीं, जो बाइबल हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीड रिजर्वायर, सीड बैंक या सीड पूल बोलते हैं। ठीक है, जब आपके फैमिली में न्यू मेंबर ऐड हो गया, है ना, एडिशन ऑफ न्यू बीड सीड टू द एग्जिस्टिंग सीड पॉपुलेशन, आपके घर में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी उसमें न्यू बीड सीड आ गया, ठीक है, उसे हमने क्या बोला, सीड रैंक बोला। अब वो किसी भी तरीके से आ सकता है, इन सीटू आ सकता है, विंड के द्वारा आ सकता है, वाटर के द्वारा, ह्यूमंस, एनी एनिमल और सेवरल अदर मिसलेनियस डिस्पर्सिंग एजेंट। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रेशर, है ना। जब आंटी ने ट्रीटमेंट किया
तो जो लोग वहां पर रेजिस्टेंस शो हो गए, मतलब जब हमने हर्बिसाइड फील्ड में अप्लाइड किया तो जिन भी बीड ने अपना रेजिस्टेंस शो कर दिया तो वो रहेंगे जिंदा, और जिन्होंने भी उसके प्रति ससेप्टिबिलिटी दिखाई वो हो जाएंगे भगवान जी को प्यारे, है ना। तो उनका जो रिलेटिव प्रपोर्शन रहेगा उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रेशर। is the relative proportion of live resistance and susceptible individual remaining after a herbicide treatment। ठीक है, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? चारों के चारों कॉन्सेप्ट? यस मैम। हाँ, अब इस अपने आप को रेजिस्टेंस शो करने के लिए जो बीड होते हैं अपने अंदर कुछ ना कुछ मार्फोलॉजिकल और कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, है ना, और वो वहां पर सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। जबकि अदर जो बीड होते हैं, अदर उन्हीं की जैसे स्पीसीज जो होती है वहां से वो न्यू एनवायरनमेंट में चली जाती है, उन्हें हम बोलते हैं इकोटाइप। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इकोटाइप क्या होते हैं? अ पॉपुलेशन विद इन अ स्पीसीज that has developed a distinct morphological or physiological in response to a specific environment in which participant individual are moved to a different environment, जैसे herbicide resistance। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी पहली वाली स्लाइड पर। देखो, इकोटाइप इवॉल्व्ड फ्रॉम बिल्ड कॉलोनाइजर इन रिस्पॉन्स टू कंटिन्यूअस हैबिटेट डिस्टर्बेंस। ठीक है, सिलेक्शन प्रेशर आपको बता दिया कि अगर वो वहां पर रह गए हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका इवोल्यूशन वहां पे हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? जब एक विल्ड और एक डोमेस्टिकेटेड रेसेस जो होते हैं, है ना, उनका जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या करते हैं, जैसे डोमेस्टिकेटेड रेसेस जो होते हैं या फिर जो क्रॉप प्लांट होते हैं, है ना, एक क्रॉप प्लांट है और एक विल्ड कोई प्लांट है, जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो इनका जो अच्छा प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है ना, और इनके जो अच्छे इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन की कैपेसिटी होती है, ये दोनों ही गुण मिलके आ जाते हैं इनकी प्रोजेनी में, है ना। अब आप सोचो कि ये अडेप्ट कर पा रहे हैं, है ना, और इनका प्रोडक्शन ले लिया। अब आप सोच सकते हो कि एक तो ये अडेप्ट कर पा रहे हैं ना, इनसे कुछ अच्छा नहीं बना, इनने इनकी बुराइयां ले ली, है ना, कि एक तो ये अडेप्ट कर गए। अब आप कितना भी हर्बिसाइड डाल लो, कितना भी कुछ भी डालो, ये वहां से नहीं जाने वाले, और ऊपर से ये प्रोडक्शन भी अच्छा खासा करने वाले हैं, है ना। तो जब ये प्रोडक्शन अच्छा खासा करेंगे, जिनका कोई मीन नहीं होगा, कोई फार्मर्स के लिए यूज नहीं होगा, तो हमारे लिए बीट कहला जाएंगे। ठीक है, यही होता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बीट का इवोल्यूशन। आई जस्ट होप सो कि आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा, आया ही होगा। यस मैम, आया, कुछ हद तक समझ में आया ही है। आया ना? यस मैम। मैम सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है? याद रखो, क्या सिलेक्शन प्रेशर? सिलेक्शन प्रेशर ऐसा होता है, देखो अगर अपन लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि मेरा ट्रायल चल रहा था अभी, खरीफ में चल रहा था, राइस पे और बीट पे था, ठीक है ना। तो जब मैंने हर्बिसाइड अप्लाइड किया, है ना, तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ बीट थे वो मर गए और कुछ बीट वहां पे जिंदा रह गए। तो जो जिंदा रहने वाले बीट में से, है ना, वो जिंदा कब रहे होंगे? जब उनने कुछ ना कुछ अडेप्ट किया होगा उस इन्वायरमेंट को और उसके प्रति रेजिस्टेंस शो किया होगा। ठीक है, तो जो जिंदा रहने वाला और मरने वालों का जो रिलेटिव प्रपोर्शन होता है ना, उसी को हम सिलेक्शन प्रेशर बोलते हैं। सिलेक्शन प्रेशर का बेसिक मीन होता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, है ना, कि जो जितना ज्यादा ये जो इन्वायरमेंट हमारा होता है ना, वो हर बार सर्वाइवल ऑफ फिटनेस को टेस्ट करता है ना। यस मैम। ठीक है, और ये सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो प्लांट, हाँ है, सब इम्पोर्टेंट है ना। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट है वो किस फैमिली में सबसे ज्यादा है और जो बीड है वो किस फैमिली में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट सबसे ज्यादा है एस्टेरेसी फैमिली में, फिर है फैबेसी फैमिली में, फिर है पोएसी में, देन लेमिएसी एंड देन साइप्रेसी। ठीक है, याद हुआ? नहीं होगा, काम करना। मैम फिर से रिपीट कीजिएगा।
क्या? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, देखो जो प्लांट है ना सबसे ज्यादा है एस्टेरेसी फैमिली में, देन फेबेसी, देन पोएसी, देन लेमिएसी एंड देन साइप्रेसी। ठीक है, अब आप लोगों को याद हुआ? नहीं हुआ? याद कैसे करेंगे? हम मिलके करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोगों को याद रखना है ए एफ अब आप में से कोई बता सकता है कि AFPLC है क्या बीट को छोड़ के? नहीं ना, मैं बताती हूँ क्या है ये ना। जैसे अपने यहाँ पे आर्मी फोर्स होती है ना, वैसे ही जो फिलीपींस की आर्मी फोर्स होती है ना उसे AFPLC बोलते हैं। गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ए से हुआ एस्टेरेसी, एफ से हुआ फेवेसी, पी से हुआ पोएसी, एल से हुआ लेमेसी और सी से हुआ साइप्रेसी। AFPLC है ना, गूगल में जाके जरूर सर्च कीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीट को, है ना। एक दिन मेरे पापा बोल रहे थे मुझसे कि तुम्हारी फील्ड में क्या चल रहा है, तो मैंने कहा ये तो नहीं पता, है ना। बोल रहे थे क्रॉप का क्या चल रहा है, तो मैंने कहा क्रॉप का तो नहीं पता, लेकिन मेरी जो फील्ड है ना उसमें बीट पक्का आएंगे, है ना। याद रखना, बीट मेरी फील्ड में पक्का आएंगे, ठीक है ना, पक्का। TACK पक्का, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, पक्का पक्का ऐसे याद रखना, ठीक है ना। याद हुआ आप लोग को कि बीट मेरी फील्ड में पक्का आएंगे, है ना। P से पोएसी, A से एस्टेरेसी, C से साइप्रेसी, A से अमेरेंथेसी। आपको ऐसे ही याद करना है। अब आप सोच सकते हैं ये नेट का क्वेश्चन है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें साथ में पढ़ना है। आप लोग को ट्रिक समझ में आई क्या? बिल्कुल मैम, आई समझना। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर आपका यही डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, स्पीसीज है ना। उनमें से जो 88% स्पीसीज होती हैं वो सिर्फ इन 3 बीट फैमिली से आती है, पोएसी, एस्टेरेसी एंड साइप्रेसी। तो आपको इन तीनों का परसेंटेज याद रखना है और नंबर ऑफ स्पीसीज याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं इनको याद नहीं कराने वाली हूँ, ये सब आप याद कर लेंगे। हाँ, और आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि जो बीट का आइडेंटिफिकेशन है ना, तो मैं बीट की फोटो के साथ में उनका नेम, उनका साइंटिफिक नेम, उनका कॉमन नेम की एक स्लाइड बना के आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोग उसे इजीली याद कर सके। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, कभी पूछ लेते हैं कि उसके फ्लावर का कलर क्या था, कभी पूछ लेते हैं उसका डिफरेंसेस क्या था। ठीक है, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम मुझे नाम कैसे याद करना है या क्या कैसे याद करना है, आइडेंटिफिकेशन हम जरूर करेंगे। हाँ, ये जो है ना वो वर्ल्ड के बेस्ट बीड है ना, बाय रैंकिंग। तो आप लोग को एक बार देख लेना है, इनको भूलना नहीं है, देखना। चलो अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने ये देख लिया, बीट कर लिया। अब बीट को कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करना था, तो कंट्रोल करने के लिए हमारी इंडिया में भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेना ही था। ठीक है ना, होता है ना कि जब आप लोग का ब्रेकअप हो गया तो फ्रेंड आ जाते हैं मनाने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आएगा कि कोई तो आएगा कि बीट को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके लिए, है ना। तो सबसे पहले 1952 में बीट साइंस को हमारे यहाँ पर बहुत एम्फेसाइज किया दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, सबसे पहले जब 1952 में बीट साइंस हमारे यहाँ पर बिगिन हुआ, है ना, तो हम सब हर्बिसाइड की टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन क्रॉप पर करते थे। याद रख में की थी, और प्लांटेशन क्रॉप में भी हमने किसमें की थी? टी में की थी, है ना। और उस टाइम पर 1980 तक, है ना, जितनी भी हर्बिसाइड टेस्टिंग हुई उसमें से 90% जो टेस्टिंग हुई है हर्बिसाइड की वो प्लांटेशन क्रॉप में, वो भी बीट में हुई है ना। अब आप लोगों को एक बात बतानी है कि 1952 से 1980 के बीच में कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी हुआ था। और वो क्या रिवॉल्यूशनरी था और किस ईयर में हुआ था?
आप लोग बताएं अब। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया मैम, वो भी तो हुआ था इसीलिए। हाँ, और किस ईयर में आया था? 1966 ना। 1965 और 66 है ना, ठीक है। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो किस मैम crop को 66 67 था ना? देखो आपको ना ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा। अगर 1966 है तो आप, अगर आप एम्फेसाइज करेंगे तो 1966 ही रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत कहीं सर्च करेंगे तो आपको 1965 में मिल जाएगा और 1967 में मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको 1966 देखना है, ठीक है। या मैम। इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ था हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYVP करके ना, क्या हाई क्या? यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाँ, ठीक है। मैम वो तो नॉरी 10 आया था ना 66 में शायद मेरे हिसाब से। नॉरेंटेन तो जीन हो गया है, वो आया था। नॉरेंटेन जीन है जो कि बीट के लिए आया था, ठीक है। हाँ, आप लोग को ये बताना है कि कौन सी क्रॉप थी। हाँ, नॉरेंटेन तो बता दिया, बीट भी बता दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ कि तो सबसे जाना पहले, मैम सुनो सुनो, बीट पे ही। हाँ सुनो सब, ये बताओ मुझे कि वीट पर सबसे पहले हमने, जब हमारे यहाँ पे वीट आई है ना, ये जो 4 वैरायटी आई थी, इनको सबसे पहले किस किस स्टेट में ग्रो किया गया था? मैम पंजाब में। हरियाणा, पंजाब, यूपी के कुछ हाँ, हिस्से, हरियाणा देखो पंजाब के। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो प्लांटेशन क्रॉप के बाद में, अगर हमने अपनी ग्रैंड क्रॉप में कहीं पे हर्बिसाइड टेस्टिंग करी थी ना, तो वो वीट पे करी थी, क्योंकि उस टाइम पे 1952 से 1980 के बीच में हमारे पास में सिर्फ बीट थी, है ना, जिसपे हमने एम्फेसाइज दिया था, ठीक है। तो याद रखेंगे हम सब कि हमने सबसे पहले हर्बिसाइड टेस्टिंग किस पे की थी? वीट पे की थी, ठीक है। कहाँ पे की थी? पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, चलो ठीक है, टेस्टिंग कर ली, लेकिन कोई भी इवोल्यूशनरी चेंजेस उस टाइम तक नहीं आए थे, है ना। हमने भले ही टेस्टिंग कर ली 1980 तक, कोई भी इवोल्यूशनरी जो चेंजेस थे वो नहीं आए थे उस टाइम पे, है ना। अब क्या होता है कि जब वीट की प्रॉब्लम ज्यादा, जब हमने वीट को ग्रो किया है ना, तो आपको पता है कि 1970 में ही, चलो छोड़ो ये वाला, अभी बाद में बताएंगे इसको, ठीक है। अब क्या होता है कि आईसीआर जो होता है, ठीक है ना, वो किसके साथ कोलैबोरेट करता है? यूएसडीए के साथ, है ना। और एआईसीआरपी ऑन बीड अप्रैल 1978 में इनिशिएट करता है, ठीक है ना, ताकि वो बीड साइंस के डेवलपमेंट में कोऑपरेट कर सके, है ना, या बीड डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, बीट के मेजर डेवलपमेंट्स कर सके, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एआईसीआरपी ऑन बीट कंट्रोल कब आई थी? अप्रैल 1978 में, बाय द आईसीआर इन द कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि अभी के टाइम पे 23 लोकेशंस में, है ना, इम्प्लीमेंट हो रही है। और हमारे इंडिया में सबसे पहले एआईसीआरपी आया था मेज में, कब? 1957 में, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में आ जाते हैं हमारी राजधानी जबलपुर से, ठीक है ना, जहां के हम हैं, ठीक है। तो अप्रैल 1989 में, ठीक है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीट साइंस इस्टेब्लिश किया गया, और इस्टेब्लिश कहाँ किया गया? जबलपुर में। और सभी बता सकते हैं एनआरसी फॉर बीट साइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीट साइंस को आज हम किस नाम से जानते हैं? एनीवन? DWR, डायरेक्टोरेट ऑफ वीड रिसर्च, जहां पर फार्मर के वेलफेयर के लिए बेसिक से लेकर अप्लाइड रिसर्च तक की जाती है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और ये तो प्लीज मत भूलिएगा, एटलीस्ट मैं जबलपुर की हूँ जो आपको पढ़ा रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि DWR कहाँ पे है? जबलपुर में है ना, जिसका नाम पहले NRC फॉर बीट साइंस था, है ना, बीट साइंस था, और 1989 अप्रैल में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब आप जानते हैं कि बीट साइंस का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस है ना, जिसे 1968 में एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? हिसार में, ठीक है ना। फिर हिसार में बीच में 1980 से, नोट कर लीजिएगा, वैसे तो आएगा नहीं पर फिर भी, अरे नॉलेज के लिए कर लीजिएगा, 1980 से
92 के बीच में, है ना। इसे बेंगलोर शिफ्ट कर दिया गया, हिसार से बेंगलोर आ गए थे ये इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस, है ना, 1980 से 1992 के बीच में, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इनका कुछ यहाँ पे हुआ होगा, वापस 1992 में चले गए हिसार, ठीक है ना। वहां पर रहे 2005 तक, है ना, 2005 तक हिसार हेडक्वार्टर रहा इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस का। फिर बाद में इसे 2006 में DWR में ही मर्ज कर दिया गया, याद रखिएगा, है ना। दोनों अलग अलग बॉडी हैं, लेकिन इसे DWR ही हैंडल करता है आज के टाइम पर। अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस की, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर RS चौधरी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी डॉक्टर M.K. मुलानी थे, और अभी के जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर JS मिश्रा हैं, जो कि आई थिंक जबलपुर के हैं, है ना, हमारे कॉलेज के हैं आई थिंक। और जो सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर M.K. सिंह है, जो कि BHU से हैं। अभी मैं प्रेजेंट का बता रही हूँ, है ना। और हमारे कॉलेज की जो रिसर्च होती है ना, कुछ रिसर्च इंटरेस्टेड कैंडिडेट की रिसर्च DWR में चलती है। चलो आगे, बस हम ये लास्ट स्लाइड है जिसे हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में हम इसे फिनिश करेंगे और बाकी की क्लास हम कंटिन्यू जरूर करेंगे, ठीक है। जब इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस एस्टेब्लिश हो गई ना, इसके बाद में इंडियन जर्नल ऑफ बीट साइंस, है ना, बिगिन हुआ, उसका पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, है ना। जो जर्नल है ना इंडियन जर्नल ऑफ बीट साइंस, उसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ। आपको इसे स्टार मार्क कर लेना है कि जो इंडियन जर्नल ऑफ बीट साइंस है ना, वो क्वार्टरली होता है ना, मतलब साल में 4 बार पब्लिकेशन होता है इसके, ठीक है। अब जो कॉन्फ्रेंसेस थी एशियन पैसिफिक बीट साइंस सोसाइटी की, है ना, 2 कॉन्फ्रेंसेस हमारे इंडिया में करी गई हैं। पहली कॉन्फ्रेंस करी गई थी 8th कॉन्फ्रेंस जो थी, है ना, जिसे 1981 में बेंगलोर में किया गया था। क्यों? क्योंकि 1980 से 1991 में के बीच में हमारा जो इंडियन सोसाइटी ऑफ बीट साइंस था वो कहाँ पर था, बेंगलोर में था, इसीलिए वहां पर की गई थी। और जो 25th थी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशियन पैसिफिक बीट साइंस, वो हैदराबाद में थी 2015 में। अभी तक 60 हर्बिसाइड और 70 प्री मिक्सेस, है ना, हर्बिसाइड रजिस्टर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। आप में से कोई बता सकता है क्या, अभी फिर से नवंबर में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है एशियन पैसिफिक बीट साइंस की, है ना, एशियन पैसिफिक बीट साइंस सोसाइटी की नवंबर में फिर से कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो कहाँ होने वाली है, बता सकता है कोई? मैं बताती हूँ, थाईलैंड में, फुकेट थाईलैंड में होने वाली है, और ये 26 से 29 नवंबर के बीच में होगी। लिख लीजिएगा ये सारा, है ना। चलो आज की क्लास हम एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले कोई भी अभी लीव नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले आप सभी ये बताइए कि आपने 3 डेमो क्लासेस देखी हैं, है ना, क्या आपको ये क्लासेस अच्छी लगी या नहीं लगी? दोनों ही अपने रिव्यू दे दीजिए। यार मैम मेरा तो सभी, हाँ मेरा तो पहला ही क्लास, मैं पहला ही ले रहा हूँ ना आज। अच्छा, जिनने भी तीनों ही क्लासेस देखी हो या 2 क्लासेस देखी हो बता दीजिए। हाँ निकेत, अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप YouTube लिंक आप एग्री डॉक्टर सर को मैसेज कर दीजिएगा, तो वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में, और फिर उसके बाद वहां पर सारी लिंक्स रहते हैं, या फिर आप सर्च भी कर लीजिएगा एग्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल, तो आपको मिल जाएगा। लोगो आपको पता है, आप लोगों देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे। हाँ, जिनने भी 2 या 3 क्लासेस ली है प्लीज बताएं कि आपको क्लासेस अच्छी लगी या नहीं, या आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हम सभी के साइड से।
कोई मतलब किसी को अच्छी नहीं लगी यार? मुझे तो मैम अच्छी लगी आज वाली क्लास। अच्छी थी ना? कोई और इम्प्रूवमेंट? हाँ, वन बाय वन। आज आपकी क्लास ओके गुड मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि पढ़ाना हमारा बहुत पहले से सपना था, पर हम आज पढ़ा पा रहे हैं, है ना? अब देखिए मैम आपका, हाँ, हेलो मैम, आपका पीएचडी है ना वहाँ से? जेएनटीवी से मेरा रिसेंटली अभी मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, और मैंने अभी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर किया था जेएनटीवी में, तो वहां पर मेरी 7th रैंक थी। तो श्योरली अगर मैं चाहूंगी तो मेरी पीएचडी वहां से हो जाएगी, लेकिन अभी मैं एसआरएफ से शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं एसआरएफ से जाऊंगी अभी, है ना? तो फाइनली मैं पीएचडी में एडमिशन लेने वाली हूँ, है ना? ओके गुड मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेकिन लीव नहीं करना है। हाँ, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। आपने अभी 3 दिन हमारे साथ में डेमो क्लासेस करी है ना? इसके बाद में कुछ बच्चे कंटिन्यू रहेंगे और कुछ बच्चे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, ठीक है? अगर जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू रह रहे हैं उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे क्लासेस के थ्रू, लेकिन जो भी बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या नहीं करना चाहते हैं, उनको अगर कोई भी एग्रोनॉमी से रिलेटेड इश्यू है या फिर कोई भी इश्यू है तो वो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्री डॉग का जो प्लेटफॉर्म है ना वो आपका है, ना वो आपका है, ना वो मेरा है ना? ये प्लेटफॉर्म हमारा है और हम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हैं जस्ट बिकॉज कि आप लोग हैं, है ना? तो आप करते हैं तो करिए ज्वाइन, इनरोल करिए, नहीं करना चाहते आप नहीं करिए, टोटली डिपेंड करता है आप पर। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि जो मैंने भी अपना एसआरएफ का सफर तय किया है, उस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम अपने रैंक को ना सर पर चढ़ा लेते हैं, है ना, और हम अपने नॉलेज को भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि लर्निंग पर फोकस करिए, है ना? रैंक आपकी आनी होगी ना तो आ ही जाएगी। अगर आपका नॉलेज स्ट्रांग है ना, तो जब आप पेपर देने बैठेंगे तो वहां पर आपको बहुत हेल्प होने वाली है, और अब तो आपको ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है ना वो 2020 से चेंज हो गया है ना? मे भी हो सकता है कि आप कुछ रटी हुई चीजें जैसे आप वेराइटी भूल जाएं, है ना? जैसे हो सकता है कि आप बीट का कुछ डेटा भी भूल जाए, लेकिन आपकी जो बीट की टर्मिनोलॉजी है ना वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपके जो सॉइल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमेशा याद रहेंगे। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रैंक लाना बहुत अच्छी बात है, आप सभी को रैंक लाना भी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि अगर हमारे साथ में 50 स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं तो वो सारे टॉप 50 में हो, है ना? लेकिन समटाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे सर्कमटेंसेस हो जाते हैं। मे बी आपने मेहनत ना करी हो, आपने मेहनत करी हो लेकिन रिजल्ट नहीं आया हो ना, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं फील करना है। ये तब है जब आप मेहनत कर लें, है ना? जो मेहनत नहीं करना चाहते ना वो इसको इशू ना बनाए कृपा करके, है ना? अगर आप मेहनत कर लें, है ना, या फिर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आपको रैंक लाना है। रैंक आ जाएगी, रैंक लाना इट्स नॉट अ बिग डील, है ना? बिग डील होता भी है, नहीं भी होता, मैं ये नहीं कहूंगी, वो सबका अपना अपना परसेप्शन है। लेकिन आपकी लाइफ में रैंक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आप 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल लेंगे, मे बी पहचान आपके नॉलेज से होती है, ना कि आपकी रैंक से। और अगर रैंक से हुई भी ना तो वो टेम्पररी रहेगी, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, कभी भी रैंक को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि आज जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट करना है। आज जो क्लासेस में पढ़ाया गया है, चाहे आप ये क्लासेस पढ़ें, कहीं और पढ़ें, या अपना खुद सेल्फ स्टडी करें, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा कि आज के दिन पे फोकस करना है, कल की रैंक डिसाइड करने वाला कोई भी नहीं है। जैसे कल मैम ने बताया था ना, फोरकास्टिंग भी गलत हो जाती है, वैसे ही है ना? वो तो वही टाइम, वही 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपकी रैंक आई है नहीं आई है। बस फोकस करिए नॉलेज पे। आई जस्ट होप सो कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, क्लास को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ सीखा भी होगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे साथ, इनरोल कीजिए आज। एग्री डॉक्टर तय करेंगे आपकी जेआरएफ एग्रोनॉमी जर्नी आपके साथ साथ। I just hope so. Thank you so much for your attention, for your time, for everything. जो भी Thank you, ma'am. कंटिन्यू
हैं हम जरूर मिलेंगे उनसे, और जो कंटिन्यू नहीं करते हैं उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत है वो प्लीज हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आपका क्या मैम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं बताइए। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आप एग्री डॉक्टर सर है उनको कॉल कर लीजिए, है ना। अगर कुछ ऐसा इशू है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ परेशानी है, एक सब्जेक्ट रिलेटेड परेशानी है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो हमसे कांटेक्ट करवा देंगे, ठीक है। या फिर हम एक बीच में हम ट्राई करेंगे कि एक एग्रोनॉमी का जो कि हमारे स्टूडेंट हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट नहीं है उन सबको मिला के हम एक एग्रोनॉमी का डिस्कशन ग्रुप बनाएं, मे बी, है ना। वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे और फिर आगे आप पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF जर्नी। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।